नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने मरवाही की किलाबंदी की है। जी हां, मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अब अपनी कमर कस ली है और मरवाही में कांग्रेस ने मंत्री और विधायकों की ड्यूटी लगा दी है। कांग्रेस ने मरवाही को 4 सेक्टर में बांटा है और इसके लिए 8 मंत्री 50 विधायकों को प्रभार सौंपा गया है। वहीं विधायकों को बूथों को संभालने की भी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही संगठन के 100 पदाधिकारियों को भी चुनाव में उतारा गया है। ये सभी लोग नामांकन के दिन से मैदान में उतरेंगे और अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो पूरी तैयार है कांग्रेस मरवाही उपचुनाव को लेकर और पूरी किलाबंदी की है। मंत्रियों को प्रभार सौंपा है, विधायकों को प्रभार सौंपा है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार और जीत के लिए पूरी ताकत अब कांग्रेस अपनी लगा रही है। इसके लिए 8 मंत्री 50 विधायकों को प्रभार सौंपा गया है। और कवर्धा से खबर, मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान। मरवाही उपचुनाव को लेकर यह बयान दिया है। मरवाही में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, कांग्रेस के कब्जे में रही है मरवाही सीट। टिकट वितरण में नाराजगी को लेकर बयान, कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे मंत्री मोहम्मद अकबर, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही। कांग्रेस के कब्जे वाला क्षेत्र मरवाही रहा है। हालांकि अजीत जोगी का कब्जा रहा है जब अजीत जोगी कांग्रेस में थे तब भी। अब यह देखना होगा कि वाकई में कांग्रेस के कब्जे वाला क्षेत्र है या फिर वहां पर अजीत जोगी या जोगी परिवार का अपना एक अस्तित्व और एक प्रभुत्व है। ये तो खैर वक्त बताएगा। 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर दी है। मरवाही में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और वैसे भी मरवाही जो सीट है वो कांग्रेस का ही रहा है। अजीत जोगी जी के कारण, किसी कारण से, व्यक्तिगत कारणों से वो जरूर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन हर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ही वहाँ से चुनाव जीतती है और इस बार भी बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, कांग्रेस जीतेगी। शासकीय सेवा को मौका देने पर नाराजगी भी है कार्यकर्ताओं में? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपस में मिल बैठ के। और अवधेश जुड़ चुके हमारे संवाददाता हमारे साथ। अवधेश, 8 मंत्री 50 विधायक, बूथों पर भी विधायक अपनी नजर रखेंगे, 1 सीट, लेकिन यह तो साफ है कि कितनी जरूरी है ये सीट। देखिए, दरअसल ये उपचुनाव अब अहम का उपचुनाव हो चुका है। कांग्रेस चाहती है कि उनकी संख्या सदन में 70 हो जाए, अजीत जोगी के किले को ढहा दिया जाए। और यही वजह है कि जोगी के किले को ढहाने के लिए न केवल संगठन के पदाधिकारी बल्कि 50 से ज़्यादा विधायक, 8 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया है। जिम्मेदारियां बूथ स्तर की दी गई है। बताने के लिए काफ़ी है कि जो विधायक अपने क्षेत्र में 200-250 बूथों पर अकेले मैनेज करके चुनाव जीत के विधायक बना है जो व्यक्ति, उसे अब 5-5, 10-10 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। तो समझा जा सकता है कि मैनेजमेंट में जो बीजेपी को इलेक्शन मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है, उस मैनेजमेंट से आगे निकलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जोगी के किले, जोगी के गढ़ में क्या इन तमाम जतन के बाद भी तमाम मंत्री, विधायक, सांसद से लेकर संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों को उतारने के बाद भी क्या कांग्रेस किलेबंदी करने में कामयाब हो पाएगी? क्या जोगी के गढ़ को ढहा पाएगी? तो 10 नवंबर को पता चलेगा। मोहम्मद अकबर की माने तो उनका तो कहना है स्थिति बहुत मजबूत है, हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है। बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये बात कही। देखिए, चुनाव दरअसल कॉन्फिडेंस का ही गेम है कि अगर आप कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाएंगे तो जनता जनार्दन आप पे कैसे विश्वास करेगी। ये बात सच है कि 2018 में भी कांग्रेस की ओर से तमाम लोगों ने दावा किया था कि मरवाही कांग्रेस की सीट है और अजीत जोगी अपनी पार्टी से अपना जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस की जो प्रत्याशी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो जीत के आएंगे। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 20,700 वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना जमानत भी, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बचा पाए। तो कॉन्फिडेंस का गेम है, तैयारियां जोरों पे है। 10 नवंबर की बात पता चलेगा, 10 नवंबर को पता चलेगा अवधेश, माफ कीजिएगा, कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। 10 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, तैयारियां तो जोर शोर पर हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंगेली, ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला है। ऋचा जोगी की मांग को खारिज किया जा सकता है।
ऋचा जोगी ने दस्तावेज पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। कल उन्होंने ये पत्र लिखा था जिसमें उनको और वक्त चाहिए था। अब मामले में छानबीन समिति की समीक्षा जारी है। मामले में कल कोई फैसला आ सकता है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से ये बवाल मचा है, और ये भी कि दस्तावेज में उनका जो धर्म है वो ईसाई है, उसके बाद आदिवासी भी लिखा। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है ये पेच और फंसता जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कल कोई फैसला इस पर आ सकता है। छानबीन समिति की समीक्षा जारी है। ऋचा जोगी ने समय और मांगा था, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उनकी याचिका, मतलब उन्होंने जो समय मांगा था उसको खारिज किया जा सकता है। राजधानी रायपुर में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं और पुलिस का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि जयस्तंभ जैसे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। इस मामले में 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल कोंडा गांव के रहने वाले व्यापारी इसरार अहमद अपने 3 साथियों के साथ खरीदारी करने रायपुर आए थे। इसी दौरान जयस्तंभ चौक के पास सड़क के चश्मा दुकान में एक चश्मा पूछा जिसकी कीमत 700 रुपए बताई जा रही थी। इसरार अहमद ने इस पर कहा कि रोड छाप चश्मे का रेट ज्यादा लगा रहे हो। इससे नाराज होकर आरोपियों ने चाकू से इसरार पर हमला बोल दिया। इलाज के दौरान इसरार की मौत हो गई। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश अभी भी जारी है। और वहीं जयस्तंभ चौक जैसे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन राजधानी में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जयस्तंभ चौक के नजदीक में गोल बाजार, मोहदापारा जैसे थाने एडिशनल एसपी का ऑफिस है। बावजूद इसके आसानी से आरोपी चाकू लेकर घूम रहे हैं और मामूली विवाद पर चाकू से गोदकर हत्या कर रहे हैं। उसमें आरोपियों की तलाश थी। पुलिस लगातार जो संदेही थे उनके डेरे पे लगातार लगी हुई थी। अभी तक हमारी टीम वहाँ है और उनको घेराबंदी करके जैसे ही उन पर दबाव पड़ा वो यहाँ पहुँच गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार की घटना हुई है। प्रथम दृष्टया घटना को तो इन्होंने स्वीकारा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको बरामद करनी है और उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही चाकू मारकर सरेराह कारोबारी की हत्या के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के बड़े नेता कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियों पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। रायपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं कांग्रेस घटना को दुर्भाग्यजनक बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए। सांसद ने जिस विषय को कहा है, मेरा ख्याल है उस विषय पर वही बहुत स्पष्टता से आपको जवाब दे पाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सांसद ने जिस विषय को कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है, और जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ये घटना घटी और हाथरस में जो घटना घटी है उनके शब्दों का हेरफेर हो गया है। वो अपनी भावना को मुझे लगता है कि शब्दों में सही ढंग से नहीं रख पा रही। इसलिए मैंने कहा कि सांसद से ही उस विषय पर स्पष्टता के साथ में पूछा जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाली की स्थिति में है। जिस प्रकार से लगातार आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, चाहे वो अन्य अपराध के मामला हो, महिलाओं के दुष्कर्म का मामला हो, और इसी प्रकार से दिन दहाड़े गुंडागर्दी रायपुर के लिए आम बात बन गई है। कल जयस्तंभ चौक की जो घटना है
वास्तविक में पुलिस के पोल और इस सरकार के पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाना और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना, यह सरकार और पुलिस दोनों की प्राथमिकता में है। जयस्तंभ चौक राजधानी में जो घटना हुई है वह दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को कहा गया है और न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण जीने के लिए देना यह पुलिस का दायित्व है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। सरकार ने उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को जो शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद को छोड़ दिया तो हमेशा शांत प्रदेश रहा है, ये जो अपराधगढ़ बनता जा रहा है इससे इसको बचाना पड़ेगा और सरकार को इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा। राघवेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सरेआम एक व्यापारी की हत्या हो जाती है उस इलाके में जो बहुत भीड़भाड़ का है, सवाल उठने तो लाजमी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर राजधानी में पुलिसिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। उस जगह पे घटना हुई है जहां पे पुलिस के न केवल 2 थाने हैं बल्कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। अगर पुराने कार्यालय की बात कर ली जाए तो उसके ठीक बाजू में ये घटना जो है कारित की गई है। तो जाहिर है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना है, दिन भर में अगर बात करें तो लाखों लोग उस चौक के पास से गुजरते हैं। वहाँ पे चाकू लेकर कोई आरोपी घूमते रहे और आरोपी नहीं है, वो व्यापार करने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग थे जो कि वहाँ पे चश्मे की दुकान लगाए हुए थे और उनकी गुंडागर्दी इस तरीके की है कि जब रेट पूछा गया व्यापारी द्वारा और जब उन्होंने रेट ज़्यादा होने की बात कही तो सीधे चाकुओं से गोद दिया गया। इतना नागवार गुजरा, इस तरीके से गुंडागर्दी उनके द्वारा की गई। 4 आरोपी थे, पुलिस ने हालांकि 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपियों ने खुद सरेंडर किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना करने की हिम्मत आखिर ऐसे अपराधियों में हो क्यों रही है? पुलिस का खौफ क्यों अपराधियों के मन से जो है डर जो है खौफ हट गया है, ये एक बड़ा सवाल है। ये केवल पहली घटना नहीं है, 2 दिन पहले ही धरसीवा में रात को भी 5 आरोपियों ने मिलकर जो है 5 लोगों पर चाकूबाजी की है। वो चाकूबाजी की घटना, इस तरीके की तमाम घटनाएं राजधानी में घटित हो रही है। चाकूबाजी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी है। चाकू की नोक पर लोगों से लूट की वारदात की जा रही है, मोबाइल लूटा जा रहा है, उनके चैन पर्स ये सारी चीजें छीनी जा रही है। ये तमाम घटनाएं लगातार कहना है कि भाई इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन ऐसी तो कमोवेश, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ये घटनाएं थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी मोटी घटनाएं तो रोजाना ही सामने आती हैं। निश्चित रूप से छोटी मोटी घटनाओं की तो बात छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। राजीव नगर में कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके से 4 युवकों ने शराब के नशे में 2 राह चलते व्यापारियों के साथ मारपीट की थी, वो उनको भी जो है इसी तरीके से मारपीट की गई थी। ये तमाम घटनाएं जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं वो बताते हैं कि आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। चाहे वो चाकू लेकर घूम रहे हों या फिर किसी के भी साथ लाठी डंडे से मारपीट कर दे रहे हों, डर क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है कि राजधानी में आखिर पुलिस से अपराधी नहीं डर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं अपराधियों को मिल रहा है कि जब भी कोई वारदात करते हैं कोई बचाने के लिए जो है नेता सामने आ जाते हैं? ये तमाम ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बेखौफ अपराधी कैसे हो गया, क्यों पुलिस का डर नहीं है? इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जरूर तलाशनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। ड्रग सप्लाई मामले में पुलिस ने एक युवती को अब गिरफ्तार किया है जो पार्टियों में ड्रग सप्लाई का काम करती थी। गिरफ्तार लड़की भिलाई की रहने वाली है। लड़की फिलहाल रायपुर में रह रही है। गिरफ्तार लड़की श्रेयांश झाबक, गौरव शुक्ला, अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनहाज के साथ मिलकर काम करती थी। तो एक लड़की भी इसमें गिरफ्तार हुई है। हालांकि ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी होती जा रही है और इससे पहले छात्रों को, कुछ व्यापारियों को भी ड्रग्स की चपेट में किया हुआ था। तो अब एक लड़की को भी गिरफ्तार किया है जो पार्टियों में ड्रग्स को सप्लाई करती थी। पूरा देश महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से धधक रहा है। इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं और समाज के लिए काफी पीड़ादायी होती है। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने ये बात कही।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बलात्कार के मामले में सबसे करीब के थाने में तत्काल एफआईआर होगी। एफआईआर नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा। अब बलात्कार के मामले की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। इस विषय को कहा है, मेरा ख्याल है उस विषय पर वही बहुत स्पष्टता से आपको जवाब दे पाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सांसद ने जिस विषय को कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है, और जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ये घटना घटी और हाथरस में जो घटना घटी है उनके शब्दों का हेरफेर हो गया है। वो अपनी भावना को मुझे लगता है कि शब्दों में सही ढंग से नहीं रख पाई। इसलिए मैंने कहा कि सांसद से भी उस विषय पर स्पष्टता के साथ में पूछा जाना चाहिए। वहीं हाथरस मामले में विवादित बयान देकर अब सांसद मोहन मंडावी अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। दरअसल सांसद ने हाथरस की घटना को झूठी और बनावटी करार दिया था। अब जब ये खबर दिखाई गई है और इस बात पर सवाल उठ रहे हैं, तुरंत पलट गए, पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। हाथरस की घटना को लेकर के पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनका जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। और यहाँ हमारे कोंडागांव जिला में, बनिया गांव में, छोटे ओड़ा गांव में, काना गांव में, बलरामपुर में इस प्रकार से घटना घटी है। और इस घटना को लेकर के हमने कहा कि दोषी जो भी व्यक्ति हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो अधिकारी इनको दबाने का काम किया उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है मीडिया। हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा करके जो अपराधी हैं उनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। और हम ये कहते हैं कि बयानबाजी से उठ करके हम अन्याय के खिलाफ लड़े, बीती ताही बिसारी दे। जो भी अपराध किया है, चाहे कहीं की घटना हो। और खबर कोंडा गांव से, कांग्रेस ने पुतला जलाया है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी का पुतला जलाया। हाथरस की घटना को बनावटी बताया था। बयान के विरोध में बस स्टैंड चौक पर फूंका पुतला। तो अब इस पूरे मामले में जहां सांसद मोहन मंडावी का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने पेश किया, हालांकि वो बयान भी दिखाया था क्या उन्होंने कहा था। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने पुतला फूंका है और यह हाथरस का पूरा मामला, जिसमें हाथरस में हुई वारदात को बनावटी बताया था। इस बयान के विरोध में बस स्टैंड चौक पर पुतला फूंका कांग्रेस ने। वक्त ब्रेक का, जल्द